ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर। अब है अंडरस्टैंड डू एंड डोंट्स लिस्ट इन आईएएस फॉर सब स्टेशन ऑपरेशन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी जो आप लोग देखते हैं ना कुकर वगैरह के ऊपर आईएसआई मार्का रहता है, ठीक है, वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का रहता है। और इंडियन स्टैंडर्ड्स के बहुत सारे रूल बने हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं आईएस रूल इतना, आईएस रूल इतना। अलग अलग डिवाइसेस की सेफ्टी से जुड़ा हुआ अलग अलग उसमें गाइडलाइंस है और अलग अलग कंडीशंस हैं जिन्हें कंप्लाई करना होता है इंडस्ट्रीज़ को, और उन गाइडलाइंस उन आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना होता है। तो अभी तक हम लोग आईई रूल्स के हिसाब से चीज़ों को देख रहे थे, गाइडलाइंस को देख रहे थे, एक्ट्स को हम लोग देख रहे थे, और एक्ट्स में जो जो पॉइंट्स मेंशन थे, जो जो रूल्स मेंशन थे, उनको देख रहे थे। कुछ आईएएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से सब स्टेशन ऑपरेशंस के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, और खासकर डू एंड डोंट्स है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों के लिस्ट को हम लोग डू एंड डोंट्स बोलते हैं। जो करना चाहिए वो डू के लिस्ट में आएगा, जो नहीं करना चाहिए, जो अवॉइड करना चाहिए, वो डोंट्स में आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में हमने डू एंड डोंट्स देखा होगा, यहाँ भी इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, जो आपके सब स्टेशन में ऑपरेशन है उससे जुड़ा हुआ जो डू एंड डोंट्स का जो गाइडलाइन है, जो टेबल है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि हर आईएएस स्पेसिफिकेशन का एक नंबर होता है जो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो गाइडलाइन बनाया गया, जो रूल बनाया गया उसका। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। आईएएस 5216 1969 का है ये। जिस ईयर का होता है वो ईयर भी उस आईएएस स्पेसिफिकेशन के साथ मेंशन रहता है। अगर इसमें कोई संशोधन होगा मान लो इस साल, तो इसके आगे 2021 लग जाएगा अगर होता है ऐसा। ठीक है, जैसे संविधान संशोधन होता है तो वहाँ मेंशन रहता है कि कब किस समय ये संविधान संशोधन हुआ और संशोधन नंबर ये कितना था, क्या क्या चेंजेस हुए। तो उसी तरह यहाँ जो चेंज होगा फर्दर अगर ऐसा होता है तो वो मेंशन हो जाएगा। तो एज पर आईएएस 5216 1969 का जो है, तो एज पर आईएएस 5216 1969 इफ फॉलोइंग डू एंड डोंट्स आर ऑब्जर्व्ड केयरफुली इलेक्ट्रिकल शॉक एंड एक्सीडेंट कैन बी इजिली अवॉइडेड। तो इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर इन डू एंड डोंट्स की लिस्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो हम लोग बहुत सारे एक्सीडेंट को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। क्या है ये डू एंड डोंट्स लिस्ट, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डू, हर एक पॉइंट का 1 2 3 करके नंबरिंग दी हुई है, क्या करना चाहिए डू के लिस्ट में और क्या अवॉइड करना चाहिए डोंट्स में है। हम लोग दोनों को एक साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो पॉइंट 1 में हम लोग आ जाते हैं, प्लेस साइन मेन वर्किंग और अदर वार्निंग बोर्ड्स ऑन द मेन स्विच बिफोर कमेंसिंग द वर्क। ठीक है, तो हमेशा ध्यान है कि एक साइन लगा देना है मेन वर्किंग, यानी कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वार्निंग बोर्ड, ठीक है, या इस तरह के कोई दूसरे वार्निंग बोर्ड हमेशा मेन स्विच के पास लगा देना होगा काम शुरू करने से पहले। ठीक है, क्या नहीं करना होगा, अब इसमें हम लोग आ जाते हैं। डू नॉट क्लोज एनी स्विच अनलेस यू आर फैमिलियर विद द सर्किट which it controls and know the reason for its being opened। ठीक है, तो किसी भी स्विच को जाके बंद नहीं कर देना है जब तक आप उससे पूरी तरह से परिचित नहीं है, फैमिलियर नहीं है, उस सर्किट से आप पूरी तरह परिचित नहीं है, या वो सर्किट क्या कंट्रोल करता है जब तक आपको ये पता नहीं है, या किस कारण से आप बंद या खोलने जा रहे हैं उस स्विच को, ऑन या ऑफ करने जा रहे हैं, जब तक ये आपको पता नहीं, जब तक आप इसमें कंफर्म नहीं है, बिना मतलब के जाके किसी स्विच को इस तरह से क्लोज ना कर दें या ओपन ना कर दें। डेफिनेटली ऐसा होना ही चाहिए। जब हमें पता ही नहीं है कि इस स्विच से क्या कंट्रोल होता है, इसका क्या मतलब है, या अभी उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अननेसेसरली जाके हम इस स्विच को क्यों क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक बात है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। बिफोर वर्किंग ऑन एनी सर्किट और apparatus make sure that the controlling switches are opened and locked or the fuse holders are withdrawn। ठीक है, अब किसी भी सर्किट पे काम करने से पहले ये श्योर कर लेना होगा, ये इंश्योर कर लेना होगा कि कंट्रोलिंग स्विच को ओपन हमने कर दिया है, यानी सर्किट को हमने डी एनर्जाइज कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है मेन से। ठीक है, और लॉक भी कर दिया है कि हमारे एब्सेंस में जाके कुछ कोई उसे ऑन ना कर दे, अगर लॉकिंग मैकेनिज्म है तो हमने उसे लॉक भी कर दिया है। साथ साथ ये भी इंश्योर करना होगा कि जो फ्यूज है ना, फ्यूज होल्डर्स, उनको भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, सेफ्टी इंश्योर हो गई। अब क्या नहीं करना है वहाँ हम लोग आ जाते हैं। डू नॉट टच और टैम्पर विथ एनी इलेक्ट्रिकल गियर और कंडक्टर। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल गियर और कंडक्टर को टच नहीं करना है या उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करनी है। टैम्पर मतलब छेड़छाड़ करने की कोशिश करना, तो कभी भी छूना नहीं है, या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल गियर से छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको टेम्पर नहीं करना है। ठीक है,
अनलेस यू हैव मेड श्योर दैट इट इज डेड एंड अनअर्थ। ठीक है, तो जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि इलेक्ट्रिकल गियर, इलेक्ट्रिकल अपरेटस डेड है, तब तक उसे छूने की कोशिश नहीं करनी है, ना उसे खराब करने या टेम्पर करने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उसको खराब करने की कोशिश नहीं करना, टच नहीं करना जब तक आप श्योर ना हो जाए कि ये डेड है। हाई वोल्टेज अपरेटस में गिव लीकेज शॉक और फ्लैश इवन विदाउट टचिंग। तो ये पहले ही बता चुके हैं आपको कि हाई वोल्टेज जो अपरेटस है ना, उससे लीकेज शॉक लग सकता है या फ्लैश लग सकता है इवन विदाउट टचिंग। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मान लो हाई वोल्टेज का कोई इलेक्ट्रिकल मेटालिक पोर्शन है, इसको हम टच नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके इतना करीब चल गए कि ये वोल्टेज अब सफिशिएंट हो चुका है इसके बीच के एयर गैप का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करने में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है और टर्मिनल्स के बीच में कितना स्पेस है, कितना डिस्टेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये वोल्टेज अगर इतना सफिशिएंट है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर दे, तो एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा, एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज एयर में जंप करके इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो हाई वोल्टेज अपरेटस से इसलिए भी ध्यान में रखना है कि लीकेज शॉक लग सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है, स्पार्किंग हो सकती है, आर्क हो सकता है, इवन विदाउट टचिंग, टच किए बिना भी उससे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। ऑलवेज treat circuit as alive until you have proved them to be dead. The insulation of the conductor may be defective. ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक आप प्रूव ना कर दें, जब तक आप खुद से कंफर्म ना हो जाए, खुद से संतुष्ट ना हो जाए, खुद से ये साबित ना कर दें कि वो सर्किट डेड है, तब तक उसको अलाइव मान के ही चलना है। हर एक सर्किट को लाइव मान के चलना है, हर एक सर्किट को एनर्जाइज्ड मान के चलना है, जब तक आप एकदम श्योर ना हो जाए, जब तक आप प्रूव ना कर दें कि ये डेड है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देख लेते हैं। डू नॉट वर्क इन लाइव सर्किट्स विदाउट द एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ द पर्सन इन चार्ज। ठीक है, मेक सर्टेन दैट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन एंड यू आर अकम्पनीड बाई अ सेकंड पर्सन कॉम्पिटेंट टू रेंडर फर्स्ट एड एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब पर्सन इंचार्ज के, ठीक है, पर्सन इंचार्ज के परमिशन के बिना, उसके ऑर्डर के बिना, उसके एक्सप्रेस ऑर्डर के बिना कभी भी लाइव सर्किट पे आपको काम नहीं करना है। साथ साथ आपको ये भी प्रिकॉशन रखना है, साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, कि आप जहां काम करने जा रहे हैं उसके परमिशन के बाद, इंचार्ज के परमिशन के बाद, वहां सारे सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखा गया है। साथ साथ आपके साथ एक दूसरा आदमी भी है, वैसा आदमी जो कॉम्पिटेंट है, सक्षम है फर्स्ट एड देने में या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करने में जब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तब। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी काम को अपने इंचार्ज के परमिशन के बिना नहीं स्टार्ट करना है, और जब काम करने जाना है, जब परमिशन मिल गया, तो ये ध्यान में रखना है कि सारे सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स को लिया गया है, अपनाया गया है, उनको ध्यान में रखा गया है। साथ साथ आपके साथ एक दूसरा आदमी भी है आपके साथ जहां आप काम करने जा रहे हैं, और ऐसा आदमी जो कॉम्पिटेंट है, सक्षम है फर्स्ट एड देने में, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने में, तभी आपको काम करने जाना है या काम करवाने जाना है। ठीक है, उसके आगे है कल्टिवेट द हैबिट ऑफ टर्निंग योर फेस अवे व्हेनेवर एन आर्क और फ्लैश में अकर। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट क्या, आपके अंदर ये शुरू से ही रहता है, आपका बॉडी रिफ्लेक्स ऐसा काम करता है, आपका न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क ऐसा काम करता है कि कभी भी आर्क और फ्लैश आएगा तो आप अपना मुंह घुमा लेंगे उधर। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप आदत बना लीजिए। जनरली सबके साथ होता है कि आर्क दिखेगा, कहीं चिंगारी दिखेगी, हम जरूर मुंह हटाएंगे, ये नॉर्मल बॉडी रिफ्लेक्स है। लेकिन अगर किसी में ऐसी आदत नहीं है, कोई ढीठ अगर बन चुका है, खुद को समझता है कि हम नहीं मुंह हटाएंगे, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए ये हैबिट बना लेना है। ठीक है, ऐसा हैबिट बना लेना है, कल्टिवेट द हैबिट। ऐसा आपको आदत बना लेना है कि जब भी आर्क फ्लैश हो, ठीक है, तो अपने फेस को अवे कर लेना है, अपने फेस को दूर कर लेना है, ये हैबिट बना लेना है। तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो सबको पता है कि जब भी ऐसा होगा तो हमें मुंह तो हटाना ही होगा, अपने आप को बचाने की कोशिश तो करनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद डॉन्ट्स में आ जाते हैं हम लोग। डू नॉट डिस्कनेक्ट अर्थिंग कनेक्शंस और रेंडर इनइफेक्टिव सेफ्टी गैजेट्स इंस्टॉल ऑन द मेन्स एंड apparatus। ठीक है, अब क्या है, काम करने के दौरान आपको अर्थिंग कनेक्शन को हटाना नहीं है। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि घर पे जो काम करने टेक्नीशियन आते हैं, अपना ड्रिलिंग मशीन लेके, नॉर्मली उसका अर्थ वाला वायर काट देते हैं वो लोग। उनको लगता है कि चलो सुविधा हो गया, 2 ही वायर को लगाना होगा, लेकिन सुविधा नहीं हो गया, उन्होंने अपने मौत का कारण निश्चित कर लिया है। कभी भी अगर अंदर इंटरनल फॉल्ट हुआ वेल्डिंग करने के दौरान, तो उनके आउटर मेटालिक बॉडी में शॉक लग जाए, आउटर मेटालिक बॉडी लाइव हो जाएगा, जिसको उन्होंने छू रखा है, जिसको उन्होंने पकड़ रखा है, और डेफिनेटली उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और शायद शॉक
सीवियर हो सकता है अगर उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी शूज़ नहीं पहना है, या कहीं से उन्हें अर्थिंग मिल रही है, कहीं से उनका पार्ट, उनके बॉडी का पार्ट किसी अर्थ बॉडी से टच में है, तो वो शॉक सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी डू नॉट डिस्कनेक्ट अर्थिंग कनेक्शन, कभी भी अर्थिंग कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा, इनइफेक्टिव सेफ्टी गैजेट अगर इंस्टॉल हैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है, उन्हें अवॉइड करना है। सेफ्टी गैजेट्स है भी, मान लो हमने अर्थिंग से जिस वायर को कनेक्ट किया वो वायर ही कई जगह से कटा और टूटा हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। जो इनइफेक्टिव सेफ्टी गैजेट्स हैं ना, उनको भी अवॉइड करना है। जैसे सेफ्टी का अर्थिंग कनेक्शन है या सेफ्टी डिवाइसेस हैं, वो खुद ही डैमेज हो तो ऐसे डिवाइसेस को अवॉइड करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। गार्ड अगेंस्ट आर्क्स एज वेल एज हाई वोल्टेजेस, रिमेंबर दैट बर्न्स फ्रॉम आर्क्स मे बी वेरी सीवियर। ठीक है, तो हमेशा जो आर्क डेवलप हो रहा है कहीं काम करने के दौरान, ठीक है, और हाई वोल्टेजेस पे जो आर्क डेवलप हो रहा है, हाई वोल्टेज कंडीशन है, उससे बचने की कोशिश करना है, उससे गार्ड करना है, यानी उससे अपना बचाव करना है किसी चीज़ को लेके। गार्ड करना मतलब किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को सामने रख के अपना बचाव करना, दैट इज गार्डिंग। ठीक है, जैसे होता है ना क्रिकेट में एल्बो गार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, थाई गार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है, उस चीज़ का हेल्प लेके हम किसी चीज़ से अपना बचाव कर रहे हैं, बॉल से लगने वाली चोट से बचाव कर रहे हैं। तो हमेशा गार्ड लेना होगा, यानी कुछ चीज़ को रख के बचने की कोशिश करनी होगी आर्क से, क्योंकि आर्क के वजह से जो बर्न होता है वो बहुत सीवियर होता है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि नॉर्मल फ्लेम और आर्क में बहुत अंतर है। नॉर्मल फ्लेम से अगर आपकी स्किन में बर्निंग होगी तो बहुत हल्की बर्निंग होगी, लेकिन आर्क से बर्निंग होगी तो डीप बर्निंग होगी। मैंने आपको बताया है क्यों। एक तरह का एवलांच क्रिएट होता है, और ये एवलांच, वो सेमीकंडक्टर वाला एवलांच से कंफ्यूज नहीं होना है। एवलांच का मतलब होता है अचानक से आई बाढ़, तो अचानक से इलेक्ट्रॉन्स का एवलांच शुरू हो जाता है आयोनाइजेशन में। हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स एयर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से और इलेक्ट्रॉन को डिटैच करते हैं, वो फर्दर हाई एनर्जी में बन जाते हैं, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, वो फर्दर और इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के एमिशन से एसोसिएटेड एनर्जी बहुत सारी निकलती है, E = h के हिसाब से, और ये चेन रिएक्शन की तरह होने लगता है। एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी उसने गेन किया, हाई काइनेटिक एनर्जी, वो जाके बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, वो फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, सब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स यानी बहुत सारा चार्ज निकल रहा है, और साथ साथ बहुत सारे रेडिएशंस भी निकलते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन एटम का डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस रेडिएशन के वजह से, इस रेडिएशन के साथ जो एसोसिएटेड हीट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है, बहुत डेंजरस हीटिंग होती है। तो नॉर्मल फ्लेम में और इलेक्ट्रिकल आर्क में एक बहुत बड़ा अंतर है, तो इसलिए ध्यान देना है कि बर्न्स फ्रॉम आर्क्स मे बी वेरी सीवियर। ठीक है, तो आर्क से जो बर्निंग होगी ना वो बहुत खतरनाक हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो आर्क से अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करनी होगी, या अपने लोगों को गार्ड करने की कोशिश करनी होगी, अपने टीम के सदस्यों को भी बचाना होगा, उन्हें भी गार्ड करने की कोशिश करनी होगी, और खुद को भी गार्ड करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, अब डॉट्स में आ जाते हैं। डू नॉट टेम्पर विद द मीटर बोर्ड्स एंड कट आउट्स अनलेस यू आर ऑथराइज टू डू सो। ठीक है, और डेफिनेटली आप खराब ना करें, आप छेड़छाड़ नहीं करें मीटर बोर्ड से, और जो भी कटआउट स्विच वहाँ लगे हैं उनसे, जब तक आपको इसके लिए ऑथराइज नहीं किया गया। तो ये तो होना ही चाहिए, जब तक आपका वहाँ जाना जरूरी नहीं है, आपको ऑथराइज नहीं किया गया है, तो आपको डेफिनेटली मीटर बोर्ड से और कटआउट स्विचेस से, कटआउट से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, उन्हें ख़राब नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर इसमें 6 नंबर में, सी दैट ऑल स्प्लाइसेस एंड कनेक्शंस आर सिक्योरली मेड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जितने भी कनेक्शंस हैं और जितने भी स्प्लाइसेस यानी कनेक्टिंग पार्ट्स हैं, उनको सिक्योरली उन्हें कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, डू नॉट एक्सपोज, डॉट्स में लोग आ जाते हैं, डू नॉट एक्सपोज योर आईज टू एन इलेक्ट्रिकल आर्क, पेनफुल इंजरी मे रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट एक्सपोजर। तो कभी भी आर्क के सामने अपने आंखों को एक्सपोज नहीं होने देना है, क्योंकि थोड़ी देर का भी जो आर्क है ना वो बहुत पेनफुल रिजल्ट दे सकता है, बहुत सीवियर एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, 7th नंबर पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, डू एंड डोंट्स का। इसमें क्या है, यूज एक्सट्रीम केयर व्हेन ब्रेकिंग एन इंडक्टिव सर्किट एज डेंजरसली हाई वोल्टेज इज लाइकली टू रिजल्ट। ठीक है,
अब पहले ही मैंने आपको बताया है और आपको खुद भी पता है, आपने अब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पढ़ा है, आपने देखा है कि कहीं भी इंडक्टिव सर्किट के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और कहीं भी कैपेसिटिव सर्किट के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो जब भी इंडक्टिव सर्किट को हम ब्रेक करेंगे यानी सर्किट को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेंजरसली हाई वोल्टेज वहां पे डेवलप हो सकता है। आपको पहले ही पता है इंडक्शन का। ठीक है, एक इंडक्टिव कॉइल के अंदर जो वोल्टेज डेवलप होता है वो आपको ध्यान में है, मैंने आपको पढ़ाया है, और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन ध्यान में है। इंडक्टिव कॉइल के अंदर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना होगा? होगा इतना। ठीक है, तो मान लो वो इंडक्टिव सर्किट एनर्जाइज था, इंडक्टिव सर्किट एनर्जाइज था, हाई वोल्टेज हाई करंट पे काम हो रहा था। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मान लो 50 एम्पियर्स पे काम हो रहा है, 50 एम्पियर पे नॉर्मल वर्क हो रहा है। अब हम सर्किट को ब्रेक करेंगे यानी सर्किट को अचानक से डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी सर्किट को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट नाउ आफ्टर ओपनिंग? ओपन करेंगे तो कितनी करंट की वैल्यू होगी? टेंस टू 0। यस, किसी सर्किट को हम ओपन कर देंगे तो जाहिर है उस सर्किट से करंट नहीं फ्लो करेगा। तो हमने ओपनिंग किया, स्विचिंग टाइम तो बहुत कम रहता है, 1 सेकंड से भी कम। किसी चीज का स्विचिंग टाइम, स्विच ऑफ कर रहे हैं तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा। तो बहुत कम टाइम में, टाइम टेंस टू 0, बहुत कम टाइम में अचानक से करंट में इतना बदलाव हुआ, 50 एम्पियर से सीधे 0 एम्पियर। ठीक है, इतना बड़ा बदलाव हुआ बहुत कम टाइम में, एक बड़ा बदलाव हुआ। डेफिनेटली di/dt बहुत बड़ा है, di/dt बहुत बड़ा है तो इंड्यूस वोल्टेज बहुत बड़ा है। इसीलिए इंडक्टिव सर्किट में एक्सट्रीम केयर लेना है सर्किट ब्रेक करते समय, क्योंकि डेंजरसली हाई वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो होगा क्या कि अचानक से डेंजरस वोल्टेज रिजल्ट कर सकता है। तो ये ऑब्वियस है, ये आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग इसके डॉन्ट्स में। डू नॉट क्लोज और ओपन अ स्विच और फ्यूज स्लोली और हेजिटेंटिंगली, डू नॉट डू इट क्विकली एंड पॉजिटिवली। ठीक है, अब कभी भी स्विच को बंद करना है, ऑफ करना है या ऑन करना है, या फ्यूज को निकालना है तो बहुत धीरे धीरे नहीं निकालेंगे या बहुत धीरे धीरे बंद नहीं करेंगे, झिझक के नहीं करेंगे। ठीक है, हेजिटेटिंगली मतलब झिझक के नहीं, मन में झिझक है, डाउट है, धीरे धीरे फ्यूज को निकाल रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट जब भी लाइव पार्ट होगा तो वहाँ स्पार्किंग के चांसेस हैं। तो जितना जल्दी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करें, स्पार्किंग के चांसेस उतने ही लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो डू नॉट क्लोज और ओपन अ स्विच और फ्यूज स्लोली और हेजिटेटिंगली, डू इट क्विकली एंड पॉजिटिवली। इसको जल्दी करना है और पॉजिटिवली करना है। क्यों? क्योंकि मान लो स्विच को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या फ्यूज को निकाल रहे हैं, अभी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, लेकिन जब निकाल देंगे, हट गया कनेक्शन, तब भी क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्पार्किंग होती रहती है। कनेक्शन के मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों समय स्पार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि बीच का एयर कॉलम इतना छोटा है कि उस वोल्टेज पर वहाँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है, उस वोल्टेज पर एयर का आयनाइजेशन हो रहा है और आर्क निकल रहा है, चार्ज की जंपिंग हो रही है, चार्ज एयर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जितना हम धीरे धीरे करेंगे उतना देर तक स्पार्किंग होगा, और जितना ज़्यादा स्पार्किंग होगा आपके डिवाइस का डैमेज होगा और फर्दर इंजरी और एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे जो पर्सन काम कर रहा है। इसलिए कभी भी स्लोली और झिझक के नहीं करना है, जल्दी और क्विकली और पॉजिटिवली करना है, स्विच ऑफ या ऑन, या जब फ्यूज को निकालना है तो। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर पॉइंट में। थॉरोली डिस्चार्ज टू अर्थ ऑल केबल्स बिफोर वर्किंग ऑन द कोर्स। ठीक है, अब सारे केबल्स जिन पे हमें काम करना है उन्हें ढंग से हमें डिस्चार्ज कर देना होगा और अर्थ कर देना होगा। ठीक है, काम करने से पहले अगर उनके कोर पे हमें काम करना है सारे केबल्स के, तो डेफिनेटली उसको ढंग से डिस्चार्ज कर देना होगा और अर्थ कर देना होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग इससे डॉन्ट्स में। डू नॉट टर्न योर फेस एंड देन ग्रॉप स्विच और फ्यूज। डू नॉट टर्न योर फेस एंड ग्रॉप फॉर स्विच एंड फ्यूज। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप लोगों ने अभी, बहुत लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन में होने वाले थोड़े से दर्द के डर से लोग मुंह उधर फेर लिए, और कुछ केसेस में ऐसा सामने आया, यूपी में कुछ केसेस ऐसा सामने आया है कि नर्स ने जानबूझ के इंजेक्शन का निडल तो चुभाया है लेकिन उसके दवा को प्रेस ही नहीं किया है और उसके बाद उसको फेंक दिया है। अब इंजेक्शन का दर्द हुआ, लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन लोगों ने ये देखना जरूरी नहीं समझा कि वाकई वो जो मेडिसिन था, जो वैक्सीन था, वो अंदर गया कि नहीं, उसने प्रेस किया कि नहीं। सुई का चुभन महसूस हुआ, उन्हें लगा कि वैक्सीन पड़ गया।
तो यही सिचुएशन कभी कभी होता है, स्विच को बंद करते समय लोग डर के मुंह उधर फेर लेते हैं, या चीज़ों को पकड़ते समय जिन पे हमें काम करना है पकड़ने जा रहे हैं मुंह उधर फेरे हुए हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देख के उन स्विच को ऑन करना है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पकड़ना है, सो दैट कि आपकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। हम पहले ही मुंह उधर फेर लेंगे तो सही जगह मेरा हाथ पहुंच रहा है कि नहीं ये कौन देखेगा, ये कौन इंश्योर करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टर्न योर फेस एंड देन ग्रॉप मतलब जाके पकड़ना फॉर स्विच और फ्यूज। तो स्विच और फ्यूज को जाके जब पकड़ना है तो सामने फेस रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उधर मोड़े हुए हैं, स्विच को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फ्यूज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चला कि फ्यूज का इंसुलेटेड पोर्शन पकड़ने के बजाय गलती से फ्यूज का लाइट पोर्शन पकड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा अवॉइड करना है, अपने फेस को टर्न नहीं कर लेना है स्विच और फ्यूज को पकड़ते समय। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 9th नंबर में, टेस्ट रबर ग्लोव्स पीरियोडिकली। आपके जो रबर ग्लोव्स हैं जिनसे आपको लाइव पार्ट पे काम करना है, जो आपके हाथ को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, उनको भी पीरियोडिकली चेक करना है कि कहीं उनमें गलती से छेद तो नहीं हो गया है, क्रैक तो नहीं हो गया है, कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है, कहीं किसी केमिकल एक्शन की वजह से उसका लेयर बहुत पतला तो नहीं हो गया है। तो इन चीज़ों को आपको चेक करना है। डॉन्ट्स में आ जाते हैं, डो नॉट यूज मेटल केस फ्लैश लाइट अराउंड द एपरेटस विच इज एनर्जाइज्ड। ठीक है, अब देखो मेटल केस फ्लैश लाइट जो हम लोग दिखाते हैं ना रोशनी करने के लिए, उसका बहुत सारा टाइप है। आप लोगों ने देखा होगा कि हेलोजन बल्ब हम लोग पहले यूज़ करते थे, इनकैंडिसेंट लैम्प हम लोग यूज़ करते थे, हम लोग बाद में CFL यूज़ करने लगे, अब LED यूज़ करते हैं। अलग अलग डिवाइस है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। वहाँ एक आता है मेटल केस फ्लैश लाइट। ठीक है, जो फ्लैश लाइट है आपका, जिससे हम लोग रोशनी दे सकें। लाइट को भी हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। फ्लड लाइट, आप लोगों ने स्टेडियम में जो देखा होगा लाइट जहाँ क्रिकेट होता है, उसको हम लोग फ्लड लाइट बोलते हैं, यानी लाइट की बाढ़ आ गई वहाँ पे। ठीक है, फ्लैश लाइट हम लोग बोलते हैं जिससे दूर तक एक बीम को हम लोग दे सकें। तो फ्लैश लाइट ऐसा जिसका मेटल केस, आउटर बॉडी जिसका मेटालिक हो, उसको अवॉइड करना है ऐसे ऑपरेटर्स के पास जो एनर्जाइज है, क्योंकि टच नहीं भी हुआ तो कभी कभी एयर के आयोनाइजेशन से वहाँ एनर्जी जंप कर सकती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज वहाँ जा सकता है, आर्किंग प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 9th नंबर पॉइंट तक हो गया। 10th नंबर पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, प्लेस रबर मैट्स इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स जहाँ रहेंगे वहाँ उसके सामने वाले एरिया में रबर मैट रखना होगा, सो दैट कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल स्विच को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने जाए, अगर गलती से वो खाली पैर भी है तो नीचे रबर मैट है जो अर्थ से उसको प्रॉपरली इंसुलेट कर रहा है। क्योंकि होता है कि जैसे ही अगर मान लो गलती से स्विच को ऑपरेट करते समय अगर किसी पर्सन का हाथ गलती से मेटालिक थिंग्स पे जो लाइव हैं उन पे पड़ता है, या कहीं इंसुलेशन ब्रेकेज है उस जगह हाथ पड़ता है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। लेकिन अगर नीचे से ग्राउंड प्रॉपर नहीं मिला तो शॉक उतना सीवियर नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना है कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है वहाँ उसके सामने के एरिया में रबर मैट बिछा हुआ हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग डॉन्ट्स में। डू नॉट प्लेस एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इन सर्किट either to ground or across the terminal when making connections or operating। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम कनेक्शन मेक कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ ध्यान में रखना है कि आपके बॉडी का कोई दूसरा पार्ट ग्राउंड से टच ना कर रहा हो या किसी ग्राउंड ऑब्जेक्ट से टच ना कर रहा हो। ठीक है, ये आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे गलती से मान लो काम करते वक्त बाय फॉल्ट अगर कोई लाइव पार्ट हमारे हाथ में टच कर गया और हमने किसी वाल को या किसी भी ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट को टच करके रखा है, तो वहाँ उस हाई वोल्टेज से, ठीक है, उस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाने के लिए आपने ऑलरेडी पाथ प्रोवाइड कर दिया। और जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, जैसे मान लो हमने कोई लाइव मेटालिक पार्ट है, हमने कोई लाइव मेटालिक पार्ट को टच किया और हम पूरी तरह से इंसुलेटेड हैं किसी और चीज़ से, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा क्योंकि हमने किसी और चीज़ को टच नहीं किया है। मेरा बॉडी इससे टच में आया तो मेरा बॉडी इसके पोटेंशियल पे हो गया, यानी मेरा बॉडी और ये ऑब्जेक्ट दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, हम इक्वी पोटेंशियल हैं। लेकिन जैसे ही मेरा बॉडी किसी और ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट से टच करेगा तो ये पोटेंशियल और वहाँ ग्राउंड का जीरो पोटेंशियल, तुरंत एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है कि पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कारण होता है चार्ज के फ्लो होने का, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का। तो हमेशा काम को करते समय ध्यान देना है कि आपके बॉडी का कोई और पार्ट किसी अर्थ ऑब्जेक्ट से किसी ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट से टच में ना हो। ठीक है, 11th नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस
इन अनवेंटिलेटेड मैनहोल वार्निसेस एमिट फ्लेमेबल वेपर्स। अब ये ध्यान देना है कि कहीं अगर मान लो ऐसे जगह काम हो रहा है जिसका चैम्बर बना हुआ है, जिसमें जाने के लिए मैनहोल है। आपने देखा होगा रोड में सीवरेज सिस्टम का, यानी पानी निकालने का जो ड्रेनेज सिस्टम का रहता है, उसको हम लोग मैनहोल बोलते हैं। ठीक है, मतलब आदमी के घुसने लायक वहाँ पे जगह बना रहता है और वो होल से आदमी अंदर जाके सफाई कर सके, उसको हम लोग मैनहोल्स बोलते हैं। उस तरह के कुछ मैनहोल्स इलेक्ट्रिकल चीज़ों में भी होते हैं, या मान लो किसी वाटर सप्लाई मैनहोल के अंदर कुछ केबल्स भी गया हुआ हो और उस मैनहोल के अंदर किसी से काम कराना है, तो हमें ध्यान देना होगा कि वैसी जगहों पे जो अनवेंटिलेटेड है और जहाँ से मैनहोल से जाने का रास्ता है जो कि एकदम कॉम्पैक्ट रास्ता है, वहाँ पे हमें गैसेस को जमा होने से रोकना होगा, प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस। कभी कभी क्या होता है, जो वार्निशेस है, जो वार्निश की कोटिंग हम लोग इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वार्निशेस से वेपर निकलता है और वो वेपर फ्लेमेबल होता है, आग लगने वाला होता है। कहीं भी वार्निश होगा ना, आप घर में भी जो वार्निश कराइएगा, कभी कभी लकड़ी पर हम लोग वार्निश की कोटिंग कराते हैं, तो वार्निश से आप देखिएगा कि नया नया जहाँ पेंट हुआ है, वार्निश हुआ है, वहाँ बहुत देर तक महक रहती है। क्यों? क्योंकि उसके स्पॉन्टेनियसली उसके वेपर्स निकल रहे हैं और ये वेपर्स इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी आग पकड़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे जो कॉम्पैक्ट है, जो अनवेंटिलेटेड है, जहाँ मैन होल्स से जाने की जगह है, अपने वर्कर्स को भेजने की ज़रूरत है, अपने टेक्नीशियंस को भेजने की ज़रूरत है, वहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि गैस जमा ना हो, वहाँ गैसों का एक्यूमुलेशन ना हो। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस वहाँ पे ना हो। और ये भी ध्यान रखना होगा, कई बार वार्निश से इनफ्लेमेबल वेपर निकलता है, तो उससे उस काम करने वाले पर्सन का दम घुटेगा। और दूसरा, वो वेपर्स में अगर किसी कारण से कहीं आर्क फ्लैश हुआ तो उस चिंगारी से, चूंकि वो इनफ्लेमेबल वेपर है, उससे आग लग सकती है, ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, तो अगर वो वेपर ज्वलनशील है तो आग भी लग सकती है। ठीक है, डॉन्ट्स में हम लोग आ जाते हैं। डू नॉट यूज वायर्स विथ पुअर इंसुलेशन। जाहिर है, डेफिनेटली वायर, ऐसा वायर जिसका इंसुलेशन पुअर हो, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन योर हैंड्स आर वेट। अगर आपके हाथ भींगे हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट को उस भींगे हाथ से नहीं टच करना होगा। और इवन आपके हाथ में कोई कट है, आपका हाथ में थोड़ा सा कहीं कट गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस हाथ से भी नहीं टच करना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके ब्लड में वाटर भी है, आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन है जो आयरन का कंपाउंड है, वो कंडक्शन का कारण बन सकता है। ठीक है, तो भीगे हाथ के बराबर ही खून निकलता हुआ हाथ भी हुआ। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि भीगे हाथों से स्विच को ऑपरेट नहीं करना है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को टच नहीं करना है। ब्लीडिंग हो रहा हो, हाथ से खून बह रहा हो, या हाथ में कट हो, ठीक है, या हाथ में छिला हुआ हो, एब्रेशन हो, उससे टच करने की कोशिश नहीं करनी है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को, इलेक्ट्रिकल अपरेटस को। उसके बाद है, डू नॉट वर्क ऑन एनर्जाइज सर्किट्स विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। और जाहिर है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए बिना एनर्जाइज सर्किट को छूने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या होगा, तो सच एज यूज ऑफ रबर ग्लोव्स एंड वुडन हैंडल्स। ठीक है, तो जहाँ भी सर्किट को, लाइव पार्ट्स को छूना है, रबर ग्लोव्स को यूज़ करना है या वुडन हैंडल को यूज़ करना है, यानी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके ही एनर्जाइज सर्किट से हमें टच करना है या उसके कांटेक्ट में आना है। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं आज।